हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हम ना आज मॉक टेस्ट पेपर जो है आपका वो जो अप्रैल 2023 में आया था ना, ये मॉक टेस्ट पेपर जो अप्रैल 23 में आया था ना बेटा, हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एज यूजुअल आपको पता ही है, हमने आपको कई बार बताया ही है और आप टेस्ट पेपर में भी दे चुके हैं कई बार ये ट्रेंड कि जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो क्या होता है, कंपल्सरी होता है, और बाकी 5 क्वेश्चंस में से आपको क्या करने होते हैं, 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ये सब तो आपको पता ही है, ठीक है ना। चलो एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। और आप देखना, आप सबको 99.99% सारे क्वेश्चंस आते होंगे, ठीक है ना। एक बार स्टार्ट करें, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, कह रहे हैं अश्विन गोज टू सुपरमार्केट टू बाय अ एयर कंडीशनर। कह रहे हैं जो अश्विन है वो कहाँ जाता है बेटा, सुपरमार्केट में जाता है टू बाय अ एयर कंडीशनर। ओके जी। He selects a branded air conditioner having a price tag of 40,000 after a discount of 3,000। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। कह रहे हैं यार एक शोरूम है, एक सुपरमार्केट है, बेटा, जहां पर कौन गया है, अश्विन गया है। और अश्विन ने क्या देखा, जैसे विंडो पर सामान लगा होता है वैसे आपने देखा होगा बेटा उनकी वॉल पर एसी लगे होते हैं। अगर आपको याद हो तो उनकी वॉल पर आप देखते हो तो एसी लगे होते हैं। ऐसे जब भी आप किसी सुपरमार्केट में गए हैं तो अश्विन ने ये देखा एक एसी पड़ा हुआ है सुपरमार्केट में जिस पर प्राइस टैग भी लगा हुआ है। अश्विन जब सुपरमार्केट गया तो उसने क्या देखा, जो एसी है उस पर एक प्राइस टैग लगा हुआ है, कितने का, एक्चुअल में ये होगा 43,000 का, लेकिन इस पे 3,000 का डिस्काउंट और ये कितने का दिख रहा है प्राइस टैग, 40,000 का। दोबारा से पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन बच्चे। अश्विन गोज टू अ सुपरमार्केट टू बाय अ एयर कंडीशनर। अश्विन जो है सुपरमार्केट जाता है एयर कंडीशनर खरीदने। ही सिलेक्ट्स अ ब्रांडेड एयर कंडीशनर। उसने सिलेक्ट करा एक ब्रांडेड एयर कंडीशनर हैविंग अ प्राइस टैग ऑफ 40,000 आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 3,000। यानी उस पर नेट प्राइस क्या लिखा हुआ था, 40,000 आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 3,000, यानी उसकी एमआरपी क्या होगी, 43,000। तो बताओ बेटा, अश्विन रीचेस एट कैश काउंटर फॉर मेकिंग द पेमेंट। अश्विन कहां पहुंचता है, कैश काउंटर पहुंचता है। ये प्राइस टैग लेकर अश्विन कहां पहुंचा बेटा, आप सबको पता है यहां पर एक कैश काउंटर होता है, यस और नो। ये कैश काउंटर हो गया और वहां पर एक पर्सन खड़ा होता है, कैशियर या जो बिल बनाकर देता है। अब अश्विन जाकर उसे क्या कहता है, अश्विन रीचेज एट कैश काउंटर फॉर मेकिंग द पेमेंट। अश्विन 40,000 रुपये निकाल कर उसको देने लगा, बट कैशियर सेज, लेकिन कैशियर उसे क्या कहता है, सॉरी सर द डिस्काउंट वाज अप टू येस्टरडे। जो डिस्काउंट था ना, जो 3,000 का, यानी 43,000 वाला एसी हम आपको 40,000 में दे रहे थे, ये कल तक का डिस्काउंट था, आज ये डिस्काउंट नहीं है। एंड देयर इज नो डिस्काउंट फ्रॉम टुडे, हैंस यू हैव टू पे 43,000। आपको 43,000 रुपये यानी 43,000 देने पड़ेंगे। अश्विन गॉट एंग्री कि ऐसे कैसे यार, प्राइस टैग लगा हुआ है और आपने डिस्काउंट माइनस करके वहां 40,000 लिखा हुआ है और आप मुझे मना कर रहे हैं कि मैं 43 में ही दूंगा।
अश्विन गुस्सा होता है और इंसिस्ट करता है कि भैया 40,000 में ही दो। अब आपको जरा याद हो, आपको अगर याद हो, एक होता था इनविटेशन टू ऑफर, याद आया आपको? अच्छा, मैंने आपको तब भी बताया था कि अगर जो एक केस लॉ हमने करा था, अगर आपको याद हो, एक केस लॉ आपने करा था बेटा मेरे साथ, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ क्या वर्सेस, बिल्कुल ठीक, बूट कैश केमिस्ट लिमिटेड, बहुत बढ़िया, बूट कैश केमिस्ट लिमिटेड। उसमें हमने क्या पढ़ा था बताओ बेटा? एसी ये जो लगा होता है, ये अश्विन है ना, अश्विन ने, ये क्या होता है हमेशा, एसी अगर वॉल पे लगा है तो ये क्या होता है बताओ? इनविटेशन टू ऑफर। वेरी गुड, ये क्या होता है बेटा हमेशा? और अश्विन को लग रहा है ये जाकर यहां पर क्या दे रहा है? एक्सेप्टेंस, जबकि ये दे क्या रहा है? ये दे क्या रहा है? ऑफर। और बताओ बेटा जो कैश काउंटर पे बैठा हुआ है, उसके बाद दो ऑप्शन है ना, अगर आप किसी को ऑफर देते हो तो वो इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर सकता है, और तो वो अगर ये रिजेक्ट कर रहा है, उसने ये रिजेक्ट ही तो कर दिया, नहीं 40,000 में नहीं दे पाएंगे। तो अब जरा सुनना, आप जरा सुनना, अब स्टेट विद रीजन वेदर अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अश्विन कैन एनफोर्स द कैशियर टू सेल एट डिस्काउंट। क्या अश्विन एनफोर्स कर सकता है? नहीं भी, क्या उस पर केस डाल सकता है कि तुझे मुझे 40,000 रुपए में देना ही पड़ेगा, तुझे ये परफॉर्मेंस करनी ही पड़ेगी? बताओ बेटा कर सकता है या नहीं? अश्विन जो है इस केस में बेटा एनफोर्स नहीं कर सकता। पॉइंट समझ आया आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट? देखो जी, अब आपको समझ आ गया, इसका अल्टीमेटली कंक्लूजन आपको पढ़ा देते हैं। द प्राइस टैग विद एयर कंडीशनर वॉज नॉट एन ऑफर। ये तो हमें पता है, ये जो प्राइस टैग लगा होता है, एसी पर लगा हुआ है या किसी भी विंडो पर कोई भी सामान पड़ा होता है, तो वो क्या होता है बताओ? इन्विटेशन टू ऑफर, वो ऑफर नहीं होता। इट इज मेयरली एन invitation to offer, hence it is an Ashwin who is making the offer, not the supermarket। वो जो वॉल पे लगा हुआ था उसको उठाकर अश्विन कैशियर के पास जब जा रहा है, तो अश्विन इस केस में क्या दे रहा है? ऑफर दे रहा है। एंड कैशियर हैज द राइट टू रिजेक्ट द अश्विन ऑफर, कैशियर के पास अधिकार है कि वो अश्विन की ऑफर को रिजेक्ट कर दे। देयरफॉर अश्विन कैन नॉट एनफोर्स कैशियर टू सेल एट डिस्काउंटेड प्राइस। बोलो बेटा फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट समझ आया आपको? यस और नो? चलो जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं बेटा। क्या कहते हैं? कह रहे जो मिस्टर मोहन हैड परचेज सम गुड्स फ्रॉम सनफ्लावर लिमिटेड ऑन क्रेडिट। मिस्टर मोहन जो है हैड परचेज सम गुड्स फ्रॉम सनफ्लावर लिमिटेड ऑन क्रेडिट। बताओ बेटा, यानी सनफ्लावर लिमिटेड ने किसको बेटा? मिस्टर मोहन को क्या करा है बताओ? गुड्स बेचे हैं ऑन क्रेडिट, यानी क्रेडिट सेल करी है। ठीक है जी। अब क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 month वॉज अलाउड टू मिस्टर मोहन। क्रेडिट पीरियड कितना अलाउड करा हुआ है बताओ? क्रेडिट पीरियड कितने महीने, कितना महीने है? 1 month। बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट आने से पहले मिस्टर मोहन वेंट टू द कंपनी एंड वांटेड टू रीपे द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। जो मिस्टर मोहन है वो कंपनी में जाते हैं। समझ आ रहा है आपको? ये मिस्टर मोहन जो है कहाँ गए हैं आज? ये सनफ्लावर लिमिटेड में गए हैं। ओके है जी। ही फाउंड ओनली मिस्टर रमेश वॉज देयर। इन्होंने क्या देखा कि वहां पर कौन है? रमेश। मोहन जाते हैं, कहां पर जाते हैं बेटा? कंपनी में जाते हैं, और वहां पर जाकर कहते हैं, वहां जाकर ये क्या देखते हैं कि वहां पर तो रमेश खड़ा हुआ है। Who was the factory supervisor of the company?
जो रमेश है वो क्या है बताओ? फैक्ट्री सुपरवाइजर है। ओके, जो रमेश है वो क्या है? फैक्ट्री सुपरवाइजर। Mr. Ramesh told Mr. Mohan that accountant and the cashier was on leave and he is the in charge of receiving the money and he may pay the amount to him. Mr. Mohan पैसे देने आए थे ना क्रेडिट सेल के, ठीक है ना? तो वो क्या करते हैं, रमेश उनको कहता है कि यार देखो आज अकाउंटेंट और कैशियर तो आए नहीं हुए, ठीक है, और मैं ही आज के दिन सारे पैसे जो रिसीव करने होंगे वो मैं ही रिसीव करूंगा, तो आप मुझे चाहो तो पैसे देकर जा सकते हो। उन्होंने पैसे दे दिए। मिस्टर रमेश इशूड अ मनी रिसिप्ट अंडर हिज सिग्नेचर। बताओ बेटा, इन्होंने इसको क्या दे दिया? पैसे दे दिए, तो इन्होंने इसको क्या दे दिए? रिसिप्ट दे दी। और रिसिप्ट पर बताओ बेटा रमेश के साइन भी हुए हुए थे। रिसिप्ट पर बेटा रमेश के साइन भी हुए हुए थे, ठीक है जी। आफ्टर 2 months, 2 महीने बाद, सनफ्लावर लिमिटेड इशूड अ नोटिस टू मिस्टर मोहन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द ड्यूज विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। 2 महीने बाद सनफ्लावर लिमिटेड क्या करती है? 2 महीने बाद सनफ्लावर लिमिटेड क्या करती है? मिस्टर मोहन को एक नोटिस इशू करती है और कहती है तुम्हारे तो पैसे ही नहीं आए। मोहन को कह रही है तुम्हारे तो पैसे ही नहीं आए। और बताओ मोहन क्या कह रहा होगा? मैं तो उल्टा ड्यू डेट से पहले ही दे गया हूं, मैं तो उल्टा ड्यू डेट से पहले ही दे गया हूं। आपकी कंपनी में कौन खड़ा हुआ था उस दिन? रमेश, जिसको हमने पैसे दे दिए। मिस्टर मोहन इन्फॉर्म्ड द कंपनी दैट ही हैड ऑलरेडी क्लियर द ड्यूज एंड ही इज नो मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। मिस्टर मोहन क्या कह रहे हैं? हम तो ऑलरेडी पैसे दे चुके हैं और अब मैं कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं और पैसे देने के लिए। He also contended that Mr. Ramesh is an employee of the company whom he had made the payment and being an outsider he trusted the word of Mr. Ramesh as the duty distribution is a job of internal management of the company। ये आपकी इंटरनल मैनेजमेंट की कहानी है, समझ आ रहा है आपको? तो कह रहे हैं एनालाइज द सिचुएशन एंड डिसाइड वेदर मिस्टर मोहन इज फ्री फ्रॉम द लायबिलिटी और नॉट। बताओ बेटा, यहां पर लग रहा है डॉक्ट्राइन ऑफ, वेरी गुड, डॉक्ट्राइन ऑफ। तो मोहन यहां पर क्या लग रहा है बेटा? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो देयरफॉर बताओ बेटा, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहते हैं इंटरनल इरेगुलरिटी के लिए आउटसाइडर लायबल नहीं होता। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट किसके फेवर में चलती है? बताओ किसका फेवर लेती है? और अगेंस्ट में किसके होती है बच्चे? कंपनी। तो देयरफॉर आप क्या कहना चाहेंगे? देयरफॉर आप क्या कहना चाहेंगे? आप बताओ, क्या मिस्टर मोहन अब दोबारा पे करेंगे? मिस्टर मोहन इज फ्री फ्रॉम, मिस्टर मोहन इज फ्री फ्रॉम लायबिलिटी। क्या आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट क्लियर हो गया बेटा? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बेटा थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बेटा थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं और आप सब सुनना बेटा। कह रहे क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ गुड्स। बेटा आपको टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में बताना है। अगर आपको याद हो टाइप्स ऑफ गुड्स, याद है आपको? क्या क्या होते थे बताओ? वेरी गुड। पहला एग्जिस्टिंग गुड्स, दूसरा, तीसरा कंटीजेंट गुड्स। बहुत बढ़िया। और जो एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं वो भी फर्दर कौन कौन से? स्पेसिफिक गुड्स, अनसर्टेन गुड्स, और अनसर्टेन इज ऑल्सो नोन एज जेनरिक गुड्स। अनसर्टेन इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? अब आपसे यही पूछना चाह रहे हैं वो,
क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, नीचे दी गई ट्रांजेक्शन जो है वो कौन से वाले गुड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, पहचानोगे, खेले, जरा सुनना। कह रहे हैं अ होलसेलर ऑफ कॉटन, ये मैं आपसे टेस्ट में पूछ चुका हूं सेम क्वेश्चन, कई बच्चे कह रहे हैं हाँ जी, ये मैं आपसे टेस्ट में पूछ चुका हूं, ये जो इस बारी के एमटीबी में आया क्वेश्चन है ना। क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं होलसेलर ऑफ कॉटन हैज 100 बेल्स इन हिज गोडाउन। ये फर्स्ट का थर्ड पार्ट का ए पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, आपने मुझे पहचान के बताना है, आपने मुझे पहचान के बताना है बेटा, आपने मुझे पहचान के बताना है। क्या कह रहे हैं, ए एक होलसेलर है जिसके गोडाउन में 100 बेल्स ऑफ कॉटन पड़ी हुई है। ए जो है उसका एक गोडाउन है, ए जो है बेटा उसका एक गोडाउन है, और गोडाउन में क्या पड़ी हुई है बेटा, कॉटन पड़ी हुई है। और कितनी कॉटन पड़ी हुई है, 100 बेल्स ऑफ कॉटन के पड़े हुए हैं, 100 बेल्स, 100 बेल्स ऑफ कॉटन इसमें पड़ी हुई है। अब हुआ क्या, ही एग्रीज टू सेल 50 बेल्स, उसने कहा इस 100 में से मैं 50 बेल्स तुम्हें बेचता हूं, एंड दीज बेल्स वर सिलेक्टेड एंड सेट असाइड। बताओ बेटा, 100 में से 50 बेल्स निकाल कर आप अलग आ गए, सिलेक्ट करा और सेट असाइड अलग करके रख दिया। अब बताओ बेटा, ए ने लेट सपोज बी को बेचा, गोडाउन से सामान कहां पर आ गया बताओ, शॉप पर, गोडाउन से सामान कहां पर आ गया, शॉप पर। अब बताओ बेटा ये गुड्स मैं कौन से कहूंगा, वेरी गुड, कौन सा, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। ये गुड्स कौन से होंगे, असर्टेन्ड गुड्स। क्लियर हो रही है आपको कहानी बेटा, ये देखो आप सबको जानकर खुशी होगी, आपका जवाब बिल्कुल, ये देखो, in this case the contract is for the sale of a certain goods। क्लियर हो गया बेटा, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो है उसका ए पार्ट क्लियर है। चलो जी बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, ऑसम। सेकंड करते हैं बेटा, थर्ड का बी, फर्स्ट के थर्ड का बी। A agrees to sell to B 1 packet of sugar out of the lot of 100 पैकेट lying in the shop। कह रहे यार हमारे पास ना 100 पैकेट पड़े हैं, उनमें से मैं एक बेचूंगा। बताओ बेटा, हमारे पास ना शॉप में ही क्या पड़े हुए हैं बेटा, 100 पैकेट्स पड़े हुए हैं। कितने पैकेट्स पड़े हुए हैं, 100 पैकेट्स पड़े हुए हैं। कह रहे इनमें से एक बेचूंगा। अब बताओ बेटा, एक मेरा आपसे सवाल, जिस समय बेच रहा है उस समय क्या ये गुड्स सेलर के पास हैं या नहीं है, हैं। कहां पर है, शॉप में ही है। कितने हैं टोटल, 100। तो एग्जिस्टिंग गुड्स तो है, लेकिन इस 100 में से कोई एक दूंगा। क्या अभी तक आपको पता है कौन सा है, वो तो आपने आंसर बता दिया। क्या आपको 100 में से एक पता है वो कौन सा है, तो भैया अब इनमें से कौन सा मिलेगा, यानी मेरे नसीब में तू है कि नहीं। पॉइंट समझ रहे हैं आप, उन 100 में से कौन सा मिलेगा हमें नहीं पता। तो जब तक नहीं पता, लेकिन सेलर के पास वो गुड्स पड़े हैं, तो आजकल इन्हें क्या कह देते हैं, अनअसर्टेन गुड्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑसम। ये देखो आप सबको जानकर खुशी होगी, ये गुड्स कौन से हैं, ये एग्जिस्टिंग तो हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग में भी कौन से, अनअसर्टेन। चलो जी थर्ड पार्ट करते हैं यार। T agrees to sell to S all the apples which will be produced in his garden in the year of 2023। जितने भी गुड्स बनेंगे ना 2023 में, जितने भी एप्पल उगेंगे मेरे यहाँ पर गार्डन में, समझ आ गया आपको, वो सारे मैं आपको बेच दूंगा। बताओ जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या ये एप्पल उसके गार्डन में है या अभी बनेंगे, अभी उगेंगे। तो ऐसे गुड्स को क्या कहते हैं, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर या कंटीजेंट, फ्यूचर गुड्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप सबको जानकर खुशी होगी, इसका जवाब भी आपका एकदम आपको बताएं,
फ्यूचर गुड्स। अभी तो बेटा गार्डन, अभी तो सिर्फ दिल गार्डन गार्डन हो गया है, लेकिन अभी सेब गार्डन गार्डन होने हैं। पॉइंट समझ आ रहा है? तो जब सेब गार्डन गार्डन हो जाएंगे फिर हम बेच देंगे। तो अभी तो कुछ भी नहीं है ना इस पे। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंपल्सरी समझ आ गया। चलें आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलें। चलो आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। हम कौन सी एमटीपी कर रहे हैं? अप्रैल सीरीज वाली जो आई थी, है ना। ये देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। आप सब रेडी है ना? चलें स्टार्ट करें। चलो जी, बहुत बढ़िया। क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मेरा आपसे एक सवाल, आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में धोखा तो दे रहे हैं। अब दो तरह के धोखा होते थे, याद है आपको? एक्चुअल और अटेम्प्टेड। जो ऑन द स्पॉट एंड मोमेंट पर धोखा देते हैं एक्चुअल, और पहले ही बता देते हैं उस दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, कौन से स्पेटरी? वेरी गुड, याद आया आपको? 7 तारीख को ही बता दिया कि 15 को गुड्स डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। याद आ गया? तो मेरा आपसे एक सवाल, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट बताओ बेटा। कह रहे हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द परफॉर्मेंस एज अराइव्ड। ये तो हमें पता ही है। एंटीसिपेटरी ब्रीच आप कब करते हैं? परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आने से पहले। यानी आप पहले ही बता देते हैं कि परफॉर्मेंस वाले दिन हम परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, परफॉर्मेंस वाले दिन हम परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। याद है आपने 7 को ही बता दिया, क्या बता दिया? कि हम 15 को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब बताओ, सामने वाले के पास 2 ऑप्शन होती थी। सामने वाले के पास कितनी ऑप्शन होती थी? जल्दी बताओ। 2 क्या क्या? या 7 को ही क्या कर दे? स्यूट कर दे, या फिर कब करे स्यूट? लेकिन एक दिक्कत है, एक दिक्कत है। आप बेटर क्या कहेंगे, कब कर देना चाहिए? क्यों बताओ, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर क्या हुआ, यहां पर कुछ ऐसा इवेंट हो गया जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स क्या? वॉइड, तो फिर आप उससे डैमेजेस क्लेम। याद आया आपको? ये देखो आपने पूरा सही बता दिया जवाब। ये देखो आपने यही तो बताया। An anticipatory breach of contract is a breach of contract occurring before the time fixed for the performance has arrived. Anticipatory breach क्या होता है? Anticipatory breach क्या होता है बेटा? ऐसा breach of contract जो कब दे देते हैं, कब वायलेशन, कब धोखा दे देते हैं? ड्यू डेट से पहले। When the promiser refuses altogether to perform his promise and signifies his unwillingness even before the time for performance has arrived, it is called anticipatory breach. और इसके इफेक्ट क्या होंगे आप बताओ बेटा? जिस दिन इसने मना करा, आप उसी दिन इमीडिएटली क्या कर सकते हैं बताओ? इमीडिएटली विदाउट वेटिंग क्या कर सकते हो? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके सामने वाले पर केस फाइल कर सकते हो। या फिर आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? He may elect not to resign but to treat contract as still operative and wait for the time of performance. यानी 15 तारीख का वेट करोगे, then hold the other party responsible for consequences of non-performance. But in this case, ध्यान रखना, but in this case he will keep the contract alive for the benefit of other party as well as his own. The guilty party, if he so decide for reconciliation, may still perform his part of the contract and can also take the advantage of supervening impossibility. What is supervening impossibility? Subsequent impossibility, and subsequent impossibility is also known as अंग्रेजी बीट में, very good, frustration. अगर कुछ subsequent impossibility, कुछ frustration हो गई तो बताऊं, which may affect the discharge of contract, और फिर वो liable नहीं होगा। क्लियर हुआ आपको या नहीं हुआ? पक्का वाला देख लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया? यानी अगर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी होगी ना, इस बात का ध्यान रखना, अगर सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबिलिटी हो गई फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा और वो बच जाएगा अपनी किस चीज से? डैमेजेस से।
देखो इस क्वेश्चन ये आईसीआई ने इशू करा है। अब ये 7 मार्क्स के हिसाब से ना कंटेंट वाइज बहुत कम है, 7 मार्क्स के हिसाब से कंटेंट वाइज बहुत कम है। तो आप इसके अंदर सूट फॉर रिसेशन, सूट फॉर क्या कहते हैं डैमेजेस को भी साथ में अटैच कर सकते हैं। समझ आ रहा है आपको? और सूट फॉर क्वांटम मेरिट वगैरह को भी। पॉइंट समझ आ रहा है? क्योंकि आपको इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे। जो आईसीआई ने दिया है ना वो तो इतना ही दिया है, पर इतने से मेरे को ऐसा लगता है कि 7 मार्क्स के हिसाब से आपके पास कंटेंट कम है। तो कंटेंट बढ़ाने के लिए एक तो आप इसमें एग्जाम्पल ऐड कर देना कि इस दिन को परफॉर्मेंस थी, इससे पहले ही उन्होंने क्या कर दिया, इस दिन को परफॉर्म करना था उससे पहले ही इन्होंने क्या कर दिया, ड्यू डेट से पहले ही कर दिया। एक एग्जाम्पल बना के लिख देना, ठीक है। और साथ में इस पॉइंट को समझाते समझाते एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना। और फिर आप इसमें ना रेमेडीज भी ऐड कर सकते हैं, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ रहा है आपको? सूट फॉर रिसेशन, सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो आपका कंटेंट बढ़ जाएगा बेटा। क्लियर हो रहा है आपको या नहीं हो रहा? क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट करें डिस्कस। कह रहे हैं एलएलपी इज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म। एलएलपी क्या है? एक ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म है, यानी एक तरह से कंपनी का सब्स्टिट्यूट ही है, लगभग ऑल्टरनेटिव है। कंपनी की जगह ये बना लो। क्यों? क्योंकि इसमें बताओ बेटा लिमिटेड लायबिलिटी वाले बेनिफिट मिलते हैं जो कि एक कंपनी में मिलते थे, और साथ में फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप वाली भी बात मिलती है। मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं बेटा। ये जरा सुनना बच्चे, बताओ बेटा। कह रहे हैं जो एलएलपी है ना वो क्या है? ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल, ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। और इसमें 2 बेनिफिट मिलते हैं। बताओ एलएलपी में 2 बेनिफिट क्या मिलते हैं? बताओ। लिमिटेड लायबिलिटी वाला फीचर किसका मिलता है? बताओ। लिमिटेड लायबिलिटी वाला फीचर किसका मिलता है? कंपनी का। और यहां पर कह रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप किसका मिलता है? बताओ। पार्टनरशिप फॉर्म वाला। ये क्या कहना चाह रहे हैं? यही तो कुछ क्वेश्चन है और कह रहे हैं इसको एक्सप्लेन करो। देखो जैसे कंपनी में, जैसे किसमें? कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है? बताओ। लिमिटेड। याद आया आपको? लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स। वैसे ही एलएलपी में बताओ क्या होता है? एलएलपी के जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन। वेरी गुड। टू द एक्सटेंट ऑफ एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ विलफुल फ्रॉड। बहुत बढ़िया। एक्सेप्ट इन केस ऑफ, बहुत बढ़िया, ऑसम। तो क्या कह रहे हैं? एलएलपी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है। एलएलपी में क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी। क्लियर हुआ आपको? यानी जो कंपनी है उसके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है जैसे कंपनी में, वैसे एलएलपी में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ विलफुल फ्रॉड। फ्रॉड करा तो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, अदरवाइज आपकी लायबिलिटी क्या रहेगी? टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। और जैसे पार्टनरशिप फर्म जो होती है, पार्टनरशिप फर्म को मैनेज करने के लिए, पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज बनाने के लिए, गवर्नेंस के लिए क्या होती है? पार्टनरशिप। वेरी गुड, पार्टनरशिप। वैसे ही एलएलपी में क्या होता है? बताओ। एग्रीमेंट, एलएलपी एग्रीमेंट। याद आया आपको? जिसमें क्या होती है? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स एज वेल एज ऑफ एलएलपी। क्लियर हो गया या नहीं हुआ?
बोलो बेटा क्लियर है या नहीं है? बहुत बढ़िया, आपने दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर कौन सा? सेकंड। चलें फिर आगे बात करें। चलो जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। आप सारे बच्चे ध्यान देना, मैं अब आपके साथ बात करता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। आप सॉल्व करने की कोशिश करना, देखो मैं तो कर ही दूंगा। वेदर अ माइनर मे बी एडमिटेड, क्या माइनर का एडमिशन हो सकता है इन द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म? पहला पॉइंट वो ये पूछ रहे हैं, अभी इतने को सॉल्व करते हैं। तो बताओ बेटा, आप बनाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। बताओ बेटा, क्या माइनर का एडमिशन इन द पार्टनरशिप फर्म हो सकता है या नहीं हो सकता? यस, ही कैन एडमिटेड इन एन कौन सी फर्म? एग्जिस्टिंग फर्म। वेरी गुड, इन एन एग्जिस्टिंग फर्म। और कैसे? विद द कंसेंट ऑफ, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स की कंसेंट है, ठीक है ना? यस, ही कैन एडमिटेड इन एन एग्जिस्टिंग फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। पहला पॉइंट बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट, एंड ओनली फॉर द बेनिफिट्स। और बताओ बेटा, याद है सेक्शन 30 ऑफ द आईपीएस को गवर्न करता है। अच्छा, अब इसके बाद इसका अगला पॉइंट क्या पूछा हुआ है? कह रहे माइनर के राइट्स बताओ। एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ अ माइनर इन द पार्टनरशिप फर्म। बताओ राइट्स आपको याद है ना? बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी और आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, यानी ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी, बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी, और यहां क्या आ गया बताओ ना बच्चे? आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। अब सुनना, बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी, उसके पास बताओ क्या क्या होते थे राइट्स? आप बताओ। राइट टू शेयर, वेरी गुड, राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। याद आया आपको? अच्छा, और क्या राइट होते थे बताओ? राइट टू कॉपी, राइट टू कॉपी, वेरी गुड। आगे, इंस्पेक्ट एंड टू हैव एक्सेस। राइट टू हैव कॉपी, इंस्पेक्ट एंड एक्सेस किस पर? ओवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और बताओ बेटा, अगर वो उसको प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिलता, उसको प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिलता, या उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस, कॉपी या इंस्पेक्शन करने का नहीं मिलता, तो वो अदर पार्टनर पर स्यू कर सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड सीवियर फ्रॉम द फर्म। वेरी गुड, प्रोवाइडेड सीवियर फ्रॉम द फर्म। वो फर्म से अपना रिश्ता तोड़ रहा है तो ही ये वाले अधिकार का वो इस्तेमाल कर सकता है। याद आया आपको? यानी वो राइट टू स्यू, राइट टू स्यू, वो केस फाइल कर सकता है, वो केस फाइल कर सकता है। प्रोवाइडेड किस लिए? जब उसको क्या नहीं मिला, या तो प्रॉफिट नहीं मिला, या फिर प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, या फिर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला अधिकार नहीं मिल रहा। लेकिन ये वाला अधिकार का इस्तेमाल, ये वाला अधिकार का इस्तेमाल वो कितना कब कर सकता है बताओ? जब ये अपनी फर्म से रिश्ता तोड़ रहा है। सीवियर हिज कनेक्शन फ्रॉम द फर्म। अच्छा, एक इसकी लायबिलिटी भी, वैसे राइट्स ही पूछे, हम लायबिलिटी भी बताते हैं। बताओ बेटा, माइनर की मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी हो सकती है? टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी इन द फर्म। पूछा नहीं है, हम मैंने फिर भी बता दिया आपको, लायबिलिटी के बारे में भी बता दिया। अच्छा, एक बात बताओ, ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, याद है उसका 18th बर्थडे आया, छोटे तेरा बर्थडे आया, याद आया? हुआ छोकरा जवारे। बताओ, ऑन अटेनिंग मेजोरिटी,
ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। उसके पास कितने महीने होते हैं? 6 मंथ्स होते हैं। किस चीज के लिए? टू डिसाइड कि एज अ पार्टनर उसने कंटिन्यू करना है या इसके लिए उसे क्या देना होता था? पब्लिक नोटिस। और अगर पब्लिक नोटिस दिया तो जैसा बताया वो हो जाएगा, और अगर नहीं दिया तो डीम टू बी द पार्टनर। वेरी गुड मयंक, क्या कहेंगे इसको? डीम टू बी द पार्टनर। और बताओ बेटा, पार्टनर बनते ही उसकी लायबिलिटी कब से स्टार्ट होगी? आप बताओ ना। जिस दिन उसका एडमिशन हुआ था। याद आ गया? सेक्शन 30 ऑफ द आईपीए याद आया आपको? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट तक का तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? चलो आ जाओ, आगे बात करते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा सेकंड पार्ट करें। सुनना, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट? कह रहे मिस्टर गौरव एंड मिस्टर विकास एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जुलाई 2022। बेटा एक है मिस्टर गौरव और एक है बेटा मिस्टर विकास। एक है बेटा मिस्टर गौरव और एक कौन है बेटा? मिस्टर विकास। कह रहे इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कब? 1 जुलाई 2022 को। 1 जुलाई 2022 को मिस्टर गौरव और मिस्टर विकास के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अकॉर्डिंग टू विच, उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मिस्टर गौरव हैड टू सप्लाई 100 टन्स ऑफ शुगर टू मिस्टर विकास एट अ सर्टेन प्राइस विद इन द पीरियड ऑफ 10 डेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बताओ, इसके अकॉर्डिंग मिस्टर गौरव को 10 दिनों के अंदर अंदर, यानी 11 जुलाई 2022 तक। कब तक बेटा? विद इन 10 डेज तो वही होते हैं ना, यानी ऑन और बिफोर कब? 11th ऑफ जुलाई, तभी तो 10 दिन हो जाएंगे। 11th ऑफ जुलाई तक क्या करना है बताओ? 100 टन्स ऑफ शुगर सप्लाई करनी है। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है। मिस्टर विकास ऑल्सो पेड 70,000 टूवर्ड्स द एडवांस एज पर द टर्म्स ऑफ अबव कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टर विकास ने, किसने बेटा? मिस्टर विकास ने इसके लिए बताओ बेटा क्या भी दे दिया? एडवांस दे दिया। कितने का एडवांस दे दिया बेटा? कि ये पकड़ो 70,000 रुपये 11 जुलाई तक हमें क्या भिजवा देना? 100 टन्स ऑफ शुगर भिजवा देना। अब क्या कह रहे हैं? द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल बिटवीन देयर प्लेसेस इन द रोडवे ओनली। कह रहे हैं यार जो गौरव की दुकान है और जो ये जो गौरव की दुकान है जहां से सामान जाना है, और ये जो विकास का घर है, या विकास का जो आउटलेट लगा लो, जो शॉप है, यहां से यहां जाना है ना, ये होलसेल शॉप होगी, ये रिटेल होगी। कह रहे इनके बीच में जो रास्ता है ना, इनके बीच में जो रास्ता है ना बेटा, वो एक ही तरीके का है, रोडवेज। यानी इनके बीच में सिर्फ क्या है? रोड के थ्रू ही सामान जा सकता है और किसी तरीके से सामान नहीं जा सकता। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? फिर कह रहे सीवियर फ्लड केम ऑन 2 जुलाई 2022 एंड ओनली द रोड कनेक्टिंग देयर प्लेस वॉज डैमेज एंड कुड नॉट बी रिपेयर्ड फॉर 15 डेज। बताओ बेटा 2 जुलाई को, 2 जुलाई को बेटा फ्लड आई और खतरनाक सीवियर फ्लड आई, जिसकी वजह से बेटा सब तहस नहस हो गया, रास्ते खराब हो गए। समझ आ गया आपको? रास्ते खराब हो गए और ये रास्ते को ठीक करने में कितने दिन लग जाएंगे? अब 15 डेज ले जाएंगे ये।
अब मेरा आपसे एक सवाल, कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या था 1 जुलाई को, कॉन्ट्रैक्ट बना गया था। अच्छा, उस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट आपको क्या लग रहा था, पॉसिबल या इम्पॉसिबल, कि यार हम विद इन द ड्यू डेट आराम से 10 दिनों में सामान पहुंचा देंगे आपके यहाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर 2 जुलाई को जब फ्लड आया तो बताओ बेटा, अब बताओ बेटा, रास्ता ही सारा टूट गया, सामान कहां से पहुंचाए, तो बताओ बेटा ये बाद में क्या हो गया, इम्पॉसिबल। तो इसको आजकल क्या कहते हैं बताओ, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी बोलना पड़ेगा। इसको आजकल क्या कहते हैं बेटा हम, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। एंड सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, supervening impossibility, and it is also known as what, अंग्रेजी बीट में इसे क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन। अब बताओ, जब सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है तो इस केस में एक तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है बेटा, और याद है इसमें क्या भी लगता है, रेस्टिट्यूशन। व्हाट इज रेस्टिट्यूशन, आवाज में दम ने क्या, इसमें लगता है रीस्टोर द, पक्का ना, क्लियर हो रहा है आप सभी को। तो बताओ अब इस केस में हुआ क्या, मिस्टर गौरव ऑफर टू सप्लाई शुगर ऑन 20 जुलाई फॉर विच मिस्टर विकास डिड नॉट एग्री। मिस्टर गौरव कह रहे भाई साहब 20 तारीख तक अब सामान पहुंचा देंगे आपको, विकास कह रहा है नहीं हो नहीं हो नहीं हो नहीं हो, 20 तारीख तक नहीं। गौरव कह रहे कैसे पहुंचा पाएंगे। 1 अगस्त को मिस्टर गौरव क्लेम कंपेंसेशन ऑफ 20,000 फ्रॉम मिस्टर विकास फॉर रिफ्यूजिंग द सप्लाई ऑफ शुगर। बताओ बेटा मिस्टर गौरव क्या कह रहे हैं, मुझे 20,000 रुपए की क्या दे, कंपेंसेशन दे। मिस्टर ये क्या क्लेम कर रहे हैं, कंपेंसेशन, कितने की, कि मुझे मुझे 20,000 की कंपेंसेशन दो, जबकि कह रहे तेरी वजह से मैंने, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, मुझे 20,000 का नुकसान हो गया। ऑन द अदर एंड मिस्टर विकास कह रहे हैं उल्टा जो मैंने 70,000 रुपए एडवांस दे रखे हैं ना वो रिफंड करो। तो एनालाइज द अबव सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। डिसाइड मिस्टर विकास अपने पैसे वापस मांग रहे हैं 70,000 रुपए। डिसाइड ऑन मिस्टर विकास कंटेंशन, क्या विकास को 70,000 वापस मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, आवाज में दम नहीं, क्या मिलने चाहिए ना, बिल्कुल ठीक जवाब। तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन गया, एक तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया था, वॉइड। और बताओ जो बेनिफिट लिए हुए थे वो गौरव को, विकास को देने पड़ेंगे। पॉइंट समझ आ गया आपको। तो विकास इस समय क्या है, करेक्ट है भैया, अपने दिए हुए पैसे तो वापस लेगा ना एडवांस वाले। क्लियर हो गया आपको आंसर या नहीं हुआ, ये देखो पढ़कर देखो। In the given question, after Mr. Gaurav and Vikas have entered to supply the 100 tons of sugar, the event of flood occurred which made it impossible to deliver the sugar within the stipulated time. Thus the promise is in question becomes क्या, void. Contract एक तरह से क्या हो गया ये, void. Further, Mr. Gaurav has to pay back 70,000 that he has received from Mr. Vikas as an advance for the supply of sugar within the stipulated time. और गौरव तुम्हें इसको 70,000 रुपए लौटाने पड़ेंगे, restore the benefit. Hence the contention of Mr. Vikas is correct. पक्का। क्वेश्चन नंबर 3 तक सबको क्लियर हो गया या नहीं हुआ, आवाज में दम नहीं है, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आ जाओ। ये देखो जी, ये तो आपका फेवरेट क्वेश्चन है, थोड़ी सी देर में देखना आपकी आवाज। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, एक्सप्लेन एनी 6 सर्कमस्टांसेस। वो नहीं मिलेंगे ना, वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है। यहां पर क्या पूछा है, मिस्टर विकास सही है या नहीं है, तो आप विकास का आंसर लिखेंगे ना जो क्वेश्चन मांग रहा है। पॉइंट क्लियर हो गया, या तो आप विकास का आंसर लिखेंगे ना बेटा, विकास ठीक है या नहीं, आपसे ये पूछा है। डिसाइड ऑन मिस्टर विकास, विकास ठीक है, विकास ठीक है भैया।
अगर गौरव का बोला होता तो आप क्या कहते, गौरव को कंपेंसेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है? वॉइड। पॉइंट समझ आ गया आपको? कह रहे हैं एक्सप्लेन एनी 6 सर्कमस्टांसेस, 6 सर्कमस्टांसेस बताओ इन डिटेल in which a non-owner can convey the better title to the bona fide purchaser of the goods under the sale for value under the sale of goods act। कौन सा क्वेश्चन है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बाय नॉन ओनर्स। उसमें याद है जनरल रूल क्या होता था बताओ? निमोदत क्वेद नॉन हबेत। फिर उसकी कह रहे हैं 6 सर्कमस्टांसेस बताओ जहां पर नॉन ओनर बेच सकता है, याद है? बोलो बताओ। पहला पॉनी हो सकता है, फाइंडर ऑफ द गुड्स हो सकता है, मर्केंटाइल एजेंट, स्टॉपर, जॉइंट ओनर। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, समझ आ गया आपको? तो ये देखो कौन कौन बेच सकता है नॉन ओनर में? मर्केंटाइल एजेंट, याद है? इंडस्ट्रियलिस्ट, रोड पे शर्ट्स 35 की 4, ये दिल मांगे मोर। अच्छा, जॉइंट ओनर, 3 ब्रदर थे, एक के पास वीसीआर रखवाया हुआ था, याद आया? सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर। अच्छा, सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज द पोजेशन, जेठालाल, याद है? पहले वो किसको बेच चुका था? तारक मेहता को। फिर दोबारा किसको बेचा? बबीता को। बिल्कुल ठीक जवाब। सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग द पोजेशन बिफोर, उसको प्रॉपर्टी वेस्ट हुए भी। 2 केसेस बनवाए थे इसके, एक बारी सेलर के पास गुड्स पड़े थे एज अ बेली और एक बारी बायर के पास। स्टॉपल, अनपेड सेलर, ऑफिशियल रिसीवर, लिक्विडेटर, फाइंडर ऑफ द गुड्स, पॉनी, याद आए सारे केसेस? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ये तो आपको समझ आ गया, निमोदत क्वेद प्लस उसकी क्या लिखनी थी? एक्सेप्शंस में उन्होंने 6 पूछी हैं तो आप 6 ही लिख कर आएंगे ना। निमोदत क्वेद नॉन हबेत, और इसकी एक्सेप्शंस लिखनी है, 6 पूछिए, 6 ही बताकर आना आप। क्या आपको क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट समझ आ गया? पक्का वाला? चलो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट करते हैं, सुनो। मैसर्स एबीसी एंड एसोसिएट, मैसर्स एबीसी एंड एसोसिएट अ पार्टनरशिप फर्म। मैसर्स एबीसी एंड एसोसिएट क्या है बेटा? एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर है, ए बी सी एस सीनियर पार्टनर्स, एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ कर्टेन मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग टू फॉरेन कंट्रीज। कह रहे मैसर्स एबीसी एंड एसोसिएट एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, तीनों के तीनों सीनियर पार्टनर्स हैं, और इनका काम क्या है? कर्टेन्स बनाना और एक्सपोर्ट करना, कर्टेन्स बनाना और एक्सपोर्ट करना टू द फॉरेन कंट्रीज। 3 पार्टनर है एबीसी एंड एसोसिएट में, एबीसी, और तीनों किस चीज में? सीनियर पार्टनर है। तीनों किस चीज में लगे हुए हैं? मैन्युफैक्चर करना और साथ में क्या करना? एक्सपोर्ट करना। किस चीज को? कर्टेन को बनाकर बेचना, और बेचना कहाँ? नहीं, इंडिया में नहीं, आउटसाइड इंडिया, फॉरेन कंट्रीज में। ऑन 25 अगस्त 2020, 25 अगस्त 2020 को दे इंडक्टेड, मतलब एडमिटेड, मिस्टर पी एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ कर्टेन मैन्युफैक्चरिंग एज देयर पार्टनर। मतलब इन्होंने मिस्टर पी का क्या हुआ, यानी फर्म में अब कौन ऐड हुआ? मिस्टर पी। कब ऐड करा बेटा? 25 अगस्त 2020 को। पॉइंट क्लियर हुआ? ऑन 10th ऑफ जनवरी, 10 जनवरी को, 10 जनवरी कौन सी? 2022 को। देखो एक फर्म थी बेटा, एक पार्टनरशिप फर्म थी जिसके अंदर कितने पार्टनर थे? 3। कौन कौन? ए बी सी। 25 ऑफ अगस्त को
2020 को इन्होंने अपनी फर्म में किसको ऐड करा, पी को एज अ पार्टनर। अब कौन सी डेट, 10 जनवरी 2022 को, 10 जनवरी 2022 को वो क्या कर रहे हैं, मिस्टर पी वॉज ब्लेम्ड फॉर एन अनऑथराइज एक्टिविटी। मिस्टर पी जो है वो अनऑथराइज एक्टिविटी, उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया इन तीनों पार्टनर्स के द्वारा कि यार तुम अनऑथराइज एक्टिविटी कर रहे हो, जो चीज तुम्हें अलाउड नहीं है तुम वो सारी चीजें कर रहे हो और हम तुम्हें इस वजह से फर्म से एक्सपेल कर रहे हैं बाय द अप्रूवल ऑफ ऑल द रिमेनिंग पार्टनर। तीनों पार्टनर मिलकर उसे क्या करना चाह रहे हैं, एक्सपेल। मिस्टर पी जिसको हमने ऐड करा था वो अनऑथराइज एक्टिविटी का उस पर इल्जाम लगाया कि तुम अनऑथराइज एक्टिविटीज कर रहे हो और हम तुम्हें इस चीज के लिए एक्सपेल यानी तुम्हारी एक्सपल्जन करना चाह रहे हैं। पॉइंट समझ आ रहा है आपको, एक्सपेल करना चाह रहे हैं। आपसे कह रहे हैं एग्जामिन द वेदर एक्शन बाय द पार्टनर वॉज जस्टिफाइड और नॉट। क्या वो जो पार्टनर मिस्टर पी को निकाल रहे हैं क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं है। तो एक बात बताओ, याद है आपको मैंने 3+3 लिखवाया था, याद आया आपको, बताओ क्या होता था। चलो 3+3 एक्सपल्जन करने के लिए 3+3 होता था। पहला 3 में बताओ क्या होता था, पावर इन द, वेरी गुड वेरी गुड, पावर इन द पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, प्लस सच पावर इज एक्सरसाइज बाय मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, वेरी गुड। और उसे किस में निकाला है, गुड फेथ में निकाला। और गुड फेथ का टेस्ट के लिए ये वाली 3 लगती थी, याद आया आपको, गुड फेथ है या नहीं उसके लिए ये 3 लगती थी। बताओ क्या क्या, बताओ बेटा। उसे क्या दिया गया हो, रीजनेबल नोटिस, और उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ, वेरी गुड, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दी गई हो, और उसे निकालना फर्म के इंटरेस्ट, वेरी गुड यार, उसे निकालना फर्म के इंटरेस्ट में भी होना चाहिए। पॉइंट समझ आ गया आपको। तो यार वो अनऑथराइज एक्टिविटीज कर रहा है तो उसे निकालना एक तो फर्म में इंटरेस्ट में है, ठीक है ना, और ये पावर का इस्तेमाल किसने करा है, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर से। तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि मिस्टर मतलब पार्टनर्स के एक्शन क्या है, जस्टिफाइड, क्योंकि वो अनऑथराइज, उसको निकालना फर्म के इंटरेस्ट में है और ये पावर बताओ हमने मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर ने एक्सरसाइज करी है। और बाकी सारा क्वेश्चन ने ना अज्यूम करा है कि पावर पार्टनरशिप डीड में तो लिखी ही होगी और उसको निकालने से पहले रीजनेबल नोटिस तो दिया ही गया होगा। ये एजम्पशन ली गई है क्वेश्चन में कि पावर ये वाली उसे निकालने की, किसी भी पार्टनर को निकालने की पार्टनरशिप डीड में ली होगी। मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर ने, रिमेनिंग पार्टनर सभी ने, तीनों के तीनों ने एक्सरसाइज करी है और उसे निकालना फर्म के इंटरेस्ट में तो था। और ये दोनों चीज की भी कि हमने उसे निकालने से पहले नोटिस दिया है और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी है, ये ऐसा हुआ होगा। क्वेश्चन ने ये कुछ एजम्पशंस लिए हैं कि पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, उसे निकालने से पहले नोटिस दिया गया होगा और निकालते वक्त उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो इसलिए पार्टनर्स ने जो उसे निकाला है, एक्सपल्जन क्या है, वैलिड एक्सपल्जन है, और पार्टनर्स के एक्शन क्या है, जस्टिफाइड। अब लास्ट आपसे क्या पूछ रहे हैं, ये देखो, what should have factors to be kept in mind prior to expelling from the firm by other partner according to the provision of Indian Contract Act। आपको यही लिखना है। कह रहे कौन सी बातें दिमाग में होनी चाहिए, 3+3। क्लियर हुआ आपको कॉन्सेप्ट? ये आप सॉल्व कर रहे हो, मैं नहीं, आप कर रहे हो यार सॉल्व। लग ऐसा रहा है कि मैं कर रहा हूं, नहीं आप कर रहे हो सॉल्व, ठीक है ना। बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं, गुड। अब आ रहा है अपना, हाँ इसका सेक्शन बताओ क्या था, कोई याद है किसी को? वेरी गुड, सेक्शन नंबर 33, सेक्शन नंबर 33 ऑफ द आईपीए। हाँ हाँ लिखना ही है भाई, सेक्शन नंबर 33 ऑफ आईपीए।
आ जाओ जी, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। 5 का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करें? आप सब रेडी हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं बेटा, डिस्कस। ये देखो क्या कहना चाह रहे हैं, सुनना। कह रहे मिस्टर धीरज वॉज रनिंग अ शॉप, मिस्टर धीरज वॉज रनिंग अ शॉप सेलिंग गुड क्वालिटी वॉशिंग मशीन्स। मिस्टर धीरज जो है एक शॉप चलाते हैं, मिस्टर धीरज जो एक शॉप चलाते हैं जिनमें वो बेचते हैं गुड क्वालिटी वॉशिंग मशीन्स बेचते हैं, ठीक है ना। मिस्टर धीरज की दुकान पर मिस्टर विशाल केम टू हिज शॉप एंड आस्क्ड फॉर वॉशिंग मशीन विच इज सूटेबल फॉर वॉशिंग द वुलन क्लोथ्स। यार ये एक दुकान होगी, ये एक दुकान होगी, ये बेचती है गुड क्वालिटी वॉशिंग मशीन। प्लीज, किसकी दुकान है? ये धीरज है, ये धीरज है बेटा। और इनकी दुकान पर कौन आया? विशाल। विशाल ने आकर क्या कहा? विशाल ने आकर क्या कहा? विशाल आस्क्ड फॉर वॉशिंग मशीन विच इज सूटेबल फॉर वॉशिंग द वुलन क्लोथ्स। कह रहे मुझे एक ऐसी मशीन दे दो जिसमें मैं वुलन क्लोथ्स भी वॉश कर पाऊं। वुलन क्लोथ वॉशिंग के लिए मुझे एक वॉशिंग मशीन दे दो। ऐसा किसने कहा? मिस्टर विशाल ने। मिस्टर धीरज showed him a particular machine which Mr. Vishal liked and paid for it. Mr. Dheeraj showed him a particular machine which Mr. Vishal liked and paid for it. मिस्टर धीरज ने शो करी, भैया ये तो बहुत बढ़िया है, ये वाली मशीन तो क्या है, बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। और मिस्टर विशाल ने इसको लाइक करा। एंड लेटर ऑन व्हेन द मशीन वाज डिलीवर्ड टू मिस्टर विशाल्स हाउस इट वाज फाउंड दैट इट वाज रॉन्ग मशीन, गलत मशीन आ गई है। एंड ऑल्सो अनफिट फॉर द वॉशिंग द वुलन क्लोथ्स। आपने मुझे गलत मशीन भिजवा दी है, आपने मुझे गलत मशीन भिजवा दी है, और साथ में ये अनफिट भी है फॉर वॉशिंग द वुलन क्लोथ। He immediately informed Mr. Dheeraj about the delivery of wrong machine. उसने उसी समय उसको इन्फॉर्म करा, उसने उसी समय उसको इन्फॉर्म करा, क्या इन्फॉर्म करा कि भैया मेरे घर गलत मशीन आपने भेज दी है, ठीक है। तो मिस्टर धीरज रिफ्यूज टू एक्सचेंज द सेम। मिस्टर धीरज क्या कह रहे हैं? मिस्टर धीरज रिफ्यूज टू एक्सचेंज द सेम। मिस्टर धीरज कह रहे हैं भैया जो हमने भेज दी, अब रख अपने पास। saying that the contract was complete after the delivery of washing machine and payment of price। कह रहे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से क्या मिस्टर धीरज इज अ राइट टू रिफ्यूज एक्सचेंज ऑफ वॉशिंग मशीन। बेटा यहां पर ना 3 पॉइंट लग रहे हैं, यहां लग 3 पॉइंट रहे हैं, पर आईसीआई ने 2 पॉइंट मेंशन करे हैं। बताओ, मैं आपको बताता हूं क्या क्या, जरा सुनना। यहां जो लग रहे हैं आईसीआई ने 1 पॉइंट मिस करा, मैं आपको वो भी बता रहा हूं, प्लीज सुनना। पहला लग रहा है यहां पर आपने गुड्स सेल करे हैं बाय सैंपल, शो करा था ना, ये ले लो, प्लस साथ में क्या भी दी थी, और बाद में ये गुड्स क्या निकले हैं? अनफिट। ये वाली चीज उन्होंने मिस कर दी आईसीआई ने। आईसीआई ने सिर्फ इसके बारे में बताया, सेक्शन 15 के बारे में, किसके बारे में नहीं बताया? सेक्शन 16। देखो आंसर आप सबको पता ही है,
इन्होंने सिर्फ किसके बारे में बताया है 15, लेकिन आप अपने आंसर में क्या भी ऐड करना, सेक्शन 16। ये गुड्स क्या निकले हैं, अनफिट फॉर बायर पर्पस। उनने तो अपना पर्पस डिफाइन करा था, उसने तो अपना पर्पस डिफाइन, आवाज में दबने, उसने तो अपना पर्पस डिफाइन, और उसने उसको क्या कहा, ये वाली ले लो, शो करी थी ये ले लो, और उसने उसके विश्वास पर ये चीज ले ली। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? और बाद में वो उसके पर्पस के लिए क्या निकली, अनफिट। तो रॉन्ग भी थी प्लस अनफिट भी थी। तो ये लिखना चाहो, देखो आईसीआई के आंसर में आपको ये दो चीजें मिलेंगी। ये लिखना चाहो तो आप ये भी एक्स्ट्रा सेवा में लिख सकते हो, पर ये तो आपको लिखकर आना ही आना है। पॉइंट समझ आ गया? तो बताओ क्या धीरज सही है या गलत है? धीरज को क्या करने पड़ेंगे, चेंज करके देनी पड़ेगी या नहीं देकर देनी पड़ेगी? तो बताओ धीरज इज लायबल, धीरज इज, पॉइंट क्लियर हुआ आपको? पक्का वाला? गुड। फिफ्थ का सेकंड पार्ट, बहुत बढ़िया। फिफ्थ का सेकंड पार्ट, मिस्टर राजीव एन असेसी was a wealthy man earning huge income by way of dividend and interest. He formed 3 private company. ओरिजिनल केस लॉ में कितनी थी? 4, यहां 3 बोल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो समझ आ रहा है ना? अच्छा, अभी तक के हिसाब से कोई पहचान के बता पाएगा टॉपिक कौन सा? सर दिनशॉ, वेरी गुड, सर दिनशॉ मैनेक जी पैटेट वाला ये केस है, बहुत बढ़िया, ऑसम। आप देख रहे हो, अभी क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं, आपके मन से केस लॉ आ गया। अच्छा, सर दिनशॉ मैनेक जी पैटेट कौन से कॉन्सेप्ट के अंदर था? लिफ्टिंग ऑफ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया। कह रहे मिस्टर राजीव एन असेसी वाज अ वेल्दी मैन अर्निंग ह्यूज इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. He formed 3 private companies and agreed with each to hold block of investment as an agent for them. सब पे इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर दी, and the dividend and interest income received by the company was handed back to the Mr. Rajiv as a pretended loan. और एक बात बताओ, ये लोन never be repaid, क्या वापस कभी करता था वो असेसी? तो बताओ, this way Mr. Rajiv divided his income into 3 parts in a bid to reduce the tax liability. Decide for what purpose 3 companies was established. किस लिए? To avoid the tax. तो बताओ, गवर्नमेंट के रिवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए, गवर्नमेंट के रिवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए। बताओ बेटा, सर दिनशॉ मैनेक जी पैटेट में क्या करा गया था? बताओ क्या करा गया था? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ. वेदर द लीगल पर्सनैलिटी ऑफ द 3 कंपनीज में बी डिसरिगार्डेड, क्या उनको उनकी मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट में यहां पर कंपनी को अलग मानेंगे या कंपनी और एसएससी को सेम मानेंगे? सेम मानेंगे। और यानी कंपनी की आइडेंटिटी को हमें यहां पर क्या करना होगा? इग्नोर। हम यहां ये नहीं मानेंगे कंपनी अलग है और एसएससी अलग, हम ये मानेंगे कंपनी और एसएससी दोनों सेम है। याद आ गया आपको? सर दिनशॉ मैनेक जी पैटेट। और बताओ बेटा, कंपनी की लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ याद है ना? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ बोलना पड़ेगा, लिफ्टिंग ऑफ। और यहां पर सर दिनशॉ मैनेक जी पैटेट वाले केस में किस लिए करा गया था? बताओ, अंडर जुडिशियल डिसीजन टू प्रोटेक्ट द, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना आप सभी को? गुड यार, बहुत बढ़िया। तो आप इसमें ना, इसमें एक याद है सेपरेट लीगल एंटिटी का केस लॉ, किसी को याद है कौन सा होता था? बिल्कुल सही बोल रहे हो, आवाज में दम नहीं, दोबारा। सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, आप वो भी लिख के आ सकते हो। पहले वो लिख देना, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। फिर देन उसके बाद क्या एक्सप्लेन कर देना? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, देन उसके अंदर केस लॉ, और कंक्लूजन तैयार है आपका। क्लियर है बेटा?
पहले आप सेपरेट लीगल एंटिटी का, कंपनी का अपना वखरा, वो लिखो ना, कंपनी का अपना एक वखरा स्वैग होता है, कंपनी की एक अपनी आइडेंटिटी होती है, अपनी अलग पहचान होती है, एज पर सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। फिर उसके बाद किस पे उतर जाना, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल पे। फिर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल में कौन सा वाला केस है, टू प्रोटेक्ट द रिवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, और उसके अंदर फर्दर केस लॉ का नाम क्या, सर दिनशॉ मैनेक्जी पैटेट। और एंड में कंक्लूजन दे देना, लिफ्टिंग होगी और कंपनी की पर्सनैलिटी को डिसरिगार्ड किया जाएगा। यानी इस केस में कंपनी की पर्सनैलिटी को डिसरिगार्ड करा जाएगा, मतलब कंपनी को ऐसा नहीं माना जाएगा तुम्हारा अपना वखरा स्वैग। हम यहां पर कंपनी और असेसी को दोनों को क्या मानेंगे, सेम। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट। बताओ, ये तो आप अभी देखना। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट बताओ, कह रहे व्हाट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होती है, बताओ क्या होती है, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न या समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यू, याद आया आपको। और कह रहे हैं उससे रिलेटेड ना, उससे रिलेटेड एक वैलिड कंसिडरेशन के अंदर क्या क्या बातें होनी चाहिए, बताओ। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। केस लॉ का नाम दुर्गा प्रसाद वर्सेस, याद आया आपको। अच्छा, दूसरा केस क्या था, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, याद आया। केस लॉ का नाम, वेरी गुड, चेन्नैया वर्सेस। अच्छा, थर्ड केस कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, याद आया। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, याद आया। 10 करोड़ की रिंग कितने में दे दी, 10 रुपए में, 10 रुपए के, जबकि आते क्या थे, तुरतुरे, और हमने क्या दे दी, अपनी 10 करोड़ की रिंग, याद आया आपको। तीनों के। फोर्थ, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। समझ गए, जो चीज फिजिकली और लीगली इम्पॉसिबल है, याद होगा आपको, कैंदी हुंदी सी, याद आया आपको। और तारे ने पसंद सारे, हेटा सारे ला दे। बताओ बेटा, क्या आप तारे जमीन पर ला पाओगे। पॉइंट क्लियर हो रहा है, 4 हो गए थे। फिर फिफ्थ क्या होता था, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी द एग्जिस्टिंग ड्यूटी, प्री एग्जिस्टिंग ड्यूटी, जिसके अंदर 2 केस पड़े थे, लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल। याद है, कोर्ट में केस सम्मन आ गया था, नोटिस आ गया था, याद आया आपको। फिर आपने मेरे साथ एक और पॉइंट पढ़ा था, कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फिर कंसिडरेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। कंसिडरेशन में कंसिस्ट ऑफ, कंसिडरेशन में बी फॉर टू डू, और कंसिडरेशन में कंसिस्ट ऑफ एक्ट, एब्स्टिनेंस और प्रॉमिस। याद आया आपको, लिखाओगे, गुड। लो जी लो, अगला पॉइंट, when does dissolution of partnership firm take place under the provision of Indian Partnership Act, without the order of court or with the order of court। सेक्शन 39 से कहां तक लिखोगे, 44 तक। 39 में क्या होता था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मीनिंग, when one partner sever his connection from the firm and the firm still continue, it is dissolution of partnership। when dissolution of partnership take place amongst all the partner, it becomes dissolution of firm। फिर याद होगा आपको, इसके अंदर हमने 2 केस पढ़े थे, विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और, वेरी गुड। और विदाउट द ऑर्डर ऑफ, पहले तो हमें बताया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या हो रहा है, 1 पार्टनर अपना कनेक्शन तोड़ रहा है, लेकिन जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रही है अमंग्स ऑल द पार्टनर, इट बिकम्स व्हाट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की 39 में डेफिनेशन होगी थी, फिर हमने क्या करा था, विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट में, याद है आपको, पहला म्यूचुअल, वेरी गुड, म्यूचुअल एग्रीमेंट से, म्यूचुअल कंसेंट से। दूसरा क्या होता था, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, याद है आपको, व्हेन बिजनेस बिकम्स अनलॉफुल या व्हेन ऑल और एक्सेप्ट वन पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट। फिर आपने पढ़ा था डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज, याद है आपको। और फोर्थ क्या होता था, बताओ, डिसोल्यूशन बाय नोटिस, याद होगा, 40, 41, 42, 43। फिर विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट 44। विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट में क्या पढ़ा था हमने,
44। याद है आपका पार्टनर क्या हो गया? अनसाउंड माइंड, फिजिकली इनकैपेबल, मिसकंडक्ट, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। वेरी गुड। फिर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट 6, परपेचुअल लॉस, और 7 जस्ट एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। याद आया आपको? डेडलॉक इन द मैनेजमेंट, लॉस ऑफ सबस्ट्राटम। याद आ रहे हैं पॉइंट्स? बहुत बढ़िया। ये लो, ये कोई पहचानेगा मैंने इस क्वेश्चन को किस नाम से कराया हुआ था? है फ्लोरा एंड फोना वाला, बस नाम चेंज हुआ, क्वेश्चन वही है। चलो कर लेते हैं यार, ये भी डिस्कस कर लेते हैं, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। करें? क्या कहना चाह रहे हैं? एक्वा लिमिटेड was registered as a public company। प्लीज, कह रहे हैं एक्वा लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट करें डिस्कस प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। एक्वा लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक कंपनी। बेटा वैसे भी नाम से ही पता चल रहा है, एक्वा लिमिटेड, नाम से भी तो पता चल रहा है। कह रहे हैं एक्वा लिमिटेड कंपनी है। लिमिटेड मतलब वो कौन सी है? पब्लिक कंपनी है। एंड देयर आर 230 मेंबर्स एज नोटेड बिलो। और इस कंपनी में कितने मेंबर है टोटल? 230। और 230 में ये सब है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी परपोजेस टू कन्वर्ट इनटू द प्राइवेट कंपनी। यार ये अपने आप को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? और बताओ बेटा अभी इनके कितने मेंबर हैं? 230 मेंबर हैं। आपसे पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं क्या हमें अपने मेंबर कम करने पड़ेंगे या नहीं, ये आप बताओ। अब डिपेंड करता है, पहले कैलकुलेशन करते हैं। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज, वेरी गुड, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज। मुझे बताओ, बताओ डायरेक्टर एंड देयर रिलेटिव पूरे आएंगे? डायरेक्टर वाला एंड देयर रिलेटिव, डायरेक्टर एंड देयर रिलेटिव कितने हो गए बताओ? 190। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा एम्प्लॉइज को, एम्प्लॉइज को क्या करेंगे इस केस में? एम्प्लॉय को नहीं लेंगे, तो यानी ये हो गया नील। दूसरे हो गए एक्स एम्प्लॉय। एक्स एम्प्लॉय को भी क्या करते थे बताओ प्लीज, इधर ध्यान देंगे सारे बच्चे। फिर अगले 5 कपल्स होल्डिंग शेयर ज्वाइंटली इन द नेम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ 5 into 2 ज्वाइंट शेयर होल्डर शैल बी ट्रीटेड एज 1। तो यहां पर 5 ज्वाइंट होल्डर्स है, तो 10 मानो या 5 मानो? तो बताओ ज्वाइंट शेयर होल्डर्स, ज्वाइंट शेयर होल्डर्स कितने माने जाएंगे? 5। और लास्ट अदर्स तो मानने ही पड़ेंगे 5। तो बताओ बेटा आजकल 190 + 5 + 5 कितने होते हैं? और बताओ प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम हो भी कितने सकते हैं? 200। तो 200 होने चाहिए, 200 ही हैं। क्या हमारे को कुछ रिड्यूस करने की जरूरत है? आवाज में दम नहीं है, यस और नो? आप कह रहे हो हमें कुछ रिड्यूस करने की जरूरत, क्योंकि ऑलरेडी विद इन द लिमिट है। क्लियर हो गया आपका? मजाक मजाक में आपका MTP 1 अप्रैल 2023 कवर्ड हो गया। MTP इस बारी का खत्म और क्लास भी खत्म। ओके बाय बाय।